राजा भोज परमार वंश के प्रसिद्ध शासक थे। राजा भोज जो है मेरी दृष्टि में एक विलक्षण व्यक्ति थे। भोपाल से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये जो मंदिर आप देख रहे हैं भोजपुर का, ये परमार राजा भोज का बनाया हुआ है। राजा भोज ने अपने शासनकाल में 1010 से लेकर 55 साल तक, मतलब तकरीबन 45 साल का उनका शासन जो रहा है, उसके अंदर ढेरों तो किताबें लिखी हैं। मंदिर निर्माण से लेकर तालाब का निर्माण कैसे कराया जाए, यहाँ तक का उन्होंने उसमें विवरण दिया हुआ है उन्होंने। और मेरे पीछे ये जो साइड में आप जो देख रहे हैं उस पहाड़ी पर भोजपुर मंदिर, इसकी जो विराट संरचना है, इसका जो भव्यतम रूप है, वो बताता है कि राजा की सोच कितनी बड़ी थी। अब आप ये सोचिए कि भोपाल के तालाब से लेकर भोजपुर का ये वाला जो हिस्सा है, जिसमें तटबंध भी है, जो आप देखेंगे उसमें, इस पूरे क्षेत्र में यहाँ तक का पानी आता था उसमें, तकरीबन 350 वर्ग किलोमीटर के एरिया में। तो इतनी बड़ी जल राशि का संग्रह करना, ढेर सारे बांध बनाना, ये बड़ी सोच को दर्शाता है। तो आप इस स्टोरी को आगे देखिए, वीडियो को अंत तक आप देखें। स्टोरी के अंदर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके अंदर। इसके साथ साथ मेरे जो चैनल है ये अनबाउंड इंडिया, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ साथ इस स्टोरी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो ईस्वी सन 1010 से आरंभ होता है और 1055 तक चलता है। लगभग 45 वर्षों का कालखंड जो स्वर्णाक्षरों में अंकित है। महाराजा विक्रमादित्य का वंशज परमार कुल नरेश, अद्वितीय प्रतापी राजा, जिसे इतिहास के हुंकारे राजा भोज के नाम से उद्घोषित करते हैं। जरा ध्यान लगाकर सुने, तब पाएंगे राजा भोज के आगमन पर लगने वाले उद्घोष के जयकारे आज तक ब्रह्मांड में गुंजायमान हैं। एक ऐसा राजा जिसने तुर्कों को धूल चटाई, सोमनाथ को खंडित करने वाला मलेच्छ महमूद गजनवी को रेगिस्तान की धूल में दफन किया, जो महाकाल आदिदेव शिव का परम भक्त, दूरदर्शी तथा विद्वान था, जिसके राज का परचम उत्तर पश्चिम से लेकर सुदूर केरल तक लहराता था, जिसका ध्येय था कि उसकी प्रजा हर हाल में सुखी तथा समृद्ध रहे। समकालीन तुर्की लेखक गर्दिजी लिखता है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी का आक्रमण उसको कितना भारी पड़ा था। आईने अकबरी से लेकर प्रख्यात पुराविद वाकणकर की पुस्तक द ग्लोरी ऑफ द परमार राज ऑफ मालवा में राजा भोज की विजय कीर्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। सिंहासन बत्तीसी वाले राजा विक्रमादित्य के वंशज को नैसर्गिक रूप से विद्वान तथा प्रतापी राजा तो होना ही था। राजा भोज ने 84 ग्रंथों की रचना की। कहते हैं उसे 64 सिद्धियां प्राप्त थीं। राजा भोज जो है मेरी दृष्टि में एक विलक्षण व्यक्ति थे। न केवल एक अच्छे शासक, वो एक विद्वान थे। राजा भोज परमार वंश के प्रसिद्ध शासक थे। पूरे मालवा क्षेत्र और राजस्थान का क्षेत्र उनके क्षेत्र में आता था। इनकी राजधानी धार थी और उनका क्षेत्र भोपाल के आसपास तक था। उनके जो विज़न जो है, उनके कहने से सोचने की दूरदृष्टि इतनी विशाल थी कि वो जनता का पहले ध्यान रखते थे। उसका तो व्यक्तित्व निश्चित ही महान था, जिसने न केवल ये मंदिर का निर्माण कराया बल्कि वो ताल बनाया और इतने ग्रंथों की रचना की। और जो वहाँ पर भोजशाला में संस्कृत और अन्य विषयों का जो अध्यापन किया जाता था, जाहिर है, स्पष्ट है कि राजा भोज के दिमाग में जो परिकल्पना थी वो सब कुछ बहुत विशाल तरीके से करने की थी। राजा भोज के गगनचुंबी व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें अपनी समझ को ऊंचा करना होगा। तभी राजा की एक झलक को प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर तथा इतिहास के झरोकों से देख सकते हैं।
भोपाल से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भोजपुर मंदिर को अनबाउंड इंडिया पहली बार नई जानकारी के साथ प्रस्तुत कर रहा है। मंदिर की परिकल्पना का विराट दर्शन और राजा भोज की अपने समय से बहुत आगे चलने की क्षमता को इस स्टोरी में देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं राजा भोज ने अपने इष्ट तथा प्रजा को प्रसन्न करने के लिए कितनी ही विराट संरचनाओं को जन्म दिया। आज भोजपुर मंदिर पर महादेव के सम्मुख खड़े होकर अपने दोनों हाथों को फैलाकर 360 डिग्री पर गोल घूमते हुए दूर तक दृष्टि डालें और 1000 वर्ष पीछे जाएं, तब सोचें कि आप चारों ओर पानी से घिरे हैं। दूर मंडी द्वीप एक टापू के रूप में दिखाई देगा। ऐसे में आपको एहसास होगा कि राजा भोज की सोच कितनी विशाल रही होगी। ये विचार आपके दिमाग में स्वाभाविक रूप से कौंधेगा कि क्या आवश्यकता थी राजा भोज को इतना विशाल मंदिर और तालाब बनाने की। यहाँ कहावतें हैं आसपास कि राजा भोज को अपने अंतिम समय में कुछ ऐसा कहते हैं कि उसको कुष्ठ रोग हो गया था, तो किसी ने उसको सुझाव दिया, जैसे उसका कलिया भील का नाम यहाँ मिलता है, कि ऐसा सुझाव दिया कि तो उसको रोग यदि ठीक करना हो तो यहाँ भोपाल के आसपास के जितने भी नदी नाले हैं, लगभग 99 नदी नाले के बारे में बताते हैं। कोई 9 बताता है, कोई 90 बताता है, कोई 99 बताता है। इन सबको एक जगह इकट्ठा करें उसका पानी और उसका तालाब बनाएं, और तालाब में यदि वो स्नान करता है तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर भोपाल के आसपास तो कई नदी नाले बहुत हैं, लेकिन प्रमुख जो नदी है यहाँ तालाब में मिलती है, एक सीहोर से आने वाली कोल्हास नदी है, भोपाल से निकलने वाली कलिया सोत है, और दूसरी बेतवा उद्गम से निकलने वाली बेतवा है जो भोजपुर जाके मिलती है। तो कलिया सोत में कालिया भील ने ऐसा उसको सुझाव दिया, तो उसने इस प्रकार का निर्माण किया और फिर उसने इसमें स्नान किया और उससे ठीक हो गया। क्योंकि इतना बड़ा उसने तालाब जो बनवाया, क्योंकि इतना यदि 90 नदी नालियाँ यदि मिलाना होगी तो बहुत बड़ा क्षेत्र उसमें कवर उसको करना पड़ेगा। तो उसमें सीहोर से ला के भोपाल के आसपास भोजपुर तक करीब 350 स्क्वायर किलोमीटर में उसने ये तालाब बनवाया, और जगह जगह पहाड़ों को बड़ी दीवारों से जोड़ा और बीच में उसका पानी इकट्ठा किया। आज भी हम जब सर्वे करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो जगह जगह तालाब के अवशेष दिखते हैं। सबसे बड़ी खासियत तो है इसकी भव्यता। इसमें जो भीतर जो शिवलिंग और योनिपीठ है वो अपने में ही कितना भव्य है, और इसका स्केल अगर आप देखें तो और मज़े। हाँ, सबसे रोचक तथ्य मैंने ये जाना कि इसमें मंदिर में उन्होंने गर्भगृह और मंडप दोनों एक साथ ही समावेश कर दिए हैं। एक तो ये राजा भोज को मैं बताना चाहूँगा, बड़ा संपन्न शासक था, विशाल वो निर्माता था और शिव का भक्त था। उसने प्रदेश में कई मंदिर बनवाए, तो उसने अपने संपन्नता को बताने के लिए ये भोजपुर का शिव मंदिर बनवाया। उसका विशाल शिव मंदिर है, इतना भारत में इतना बड़ा शिवलिंग नहीं है, क्योंकि 23 फीट का वो शिवलिंग है, उसमें जलाधारी लगी हुई है और उसमें बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया है। और उसका लोकेशन देखिए, उन्होंने लोकेशन कितना बढ़िया ढूंढा है, एकदम ताल के सामने, ताल के एक छोर पर, यहाँ से पूरा ताल का जो विशाल रूप है वो देखा जा सकता है। मंडी द्वीप जो एक द्वीप था, और इतना विशाल जब कोई निर्माण करेगा जिसमें पानी इतना होगा, तो जब लहरें उठेंगी उसको रोकने के लिए ब्रेक वाटर्स भी चाहिए। तो एक द्वीप जो ऑलरेडी था, मंडी द्वीप इसको कहते हैं आज, वो ब्रेक वाटर का काम करना। मैं उस क्षेत्र के नक्शों का अध्ययन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि देखें यहाँ और कितने द्वीप थे। तो एक द्वीप और मुझे नाम मेरे दृष्टि में आया, संगल द्वीप। तो 2 तो ये हो गए, मंडी द्वीप और संगल द्वीप, जो ब्रेक वाटर्स का काम करते थे। और एक बड़ी रोचक बात और मैंने देखी कि जो इसका जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसके अतिरिक्त जल को निकालने के लिए भी वेस्ट वियर होनी चाहिए। वो मैंने तलाश करनी शुरू करी। वो शिव मंदिर भोजपुर के पीछे बाकायदा वेस्ट वियर के अवशेष मैंने नोटिस किए थे। जिस राजा भोज ने
जल संग्रहण करके पानी की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया था, वो विशाल जल राशि अब कहां है? प्रश्न स्वाभाविक है। मित्रों, अगली बार जब आप भोजपुर मंदिर देखने जाएं, तब निकट ही मेंदुआ गांव के तुरंत बाद मोड़ पर अधूरे मंदिर के अवशेष देख सकते हैं। जहां तहां बिखरी जलधरी आज भी शिवलिंग स्थापित होने की राह देख रही है। सीधे हाथ की तरफ सड़क के नीचे पानी को रोकने का तटबंध प्रामाणिक रूप से लगभग 1200 मीटर की दीवार के रूप में आज भी देख सकते हैं। प्रचलित किस्से और प्राप्त प्रमाण क्या कहते हैं? मांडू के सुल्तान होशंग शाह थे, पूरा मालवा क्षेत्र उनके अंडर में था। यहाँ पर उनके जो सिपाही सलार थे यहाँ बोटिंग कर रहे थे तालाब में। तो ऐसा कहते हैं कि बोटिंग करते करते उसकी नाव पलट जाती है और सिपाही सलार उसमें डूब जाता है। उसकी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए वो मिलती नहीं है, तो सोचे कैसे मिले, तो वो वहीं भोजपुर के निकट जो डैम की दीवार है उसे पूरे तोड़ दी जाती है। तो तोड़ने से क्या हुआ, सारा पानी बाहर निकल गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। तो इस प्रकार से कई वर्षों उसके लगे पानी खाली होने में, उसके बाद सूखने में भी बहुत टाइम लगा। 1000 साल से ज़्यादा हो गए, अभी भी है। वो तो होशंग शाह ने जब उसको तोड़ा, तो ऐसा कहावत है, आपने सुनी भी होगी कि इसको सूखने में 3 साल लगे और तोड़ने में 3 महीने लगे, सूख और पानी बह निकलने में 3 साल लगे। आप और हम ये जानते ही हैं कि मंदिर अधूरा ही है। शिव मंदिर के अधूरा रह जाने की अनेकों कहानियां समाज में प्रचलित हैं। हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन इतना भव्य मंदिर अधूरा क्यों रह गया? हाँ, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। हो सकता है कि इतनी विशाल मंदिर के निर्माण की जो परिकल्पना भोज ने की थी, वो शायद पूरी नहीं हो पाई। उनका हो सकता है उनका देहांत हो गया, और इसको संभालने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए शायद जो उनके सक्सेसर्स थे उनमें क्षमता न रही हो। मेरे हिसाब से कुछ कारण रहे हैं। इतिहास के दृष्टिकोण से हम देखें कि राजा भोज बड़ा संपन्न था, लेकिन उसी के समय में महमूद गजनवी का हमला सोमनाथ में हुआ था। तो सोमनाथ में पूरे राजा महाराजाओं ने वहाँ भीमदेव सोलंकी की सहायता की थी, राजा भोज भी गए थे। तो हो सकता है कि उनकी सहायता करने में, अपने सैनिक भेजने में खूब खर्च आया होगा, धन की कमी पड़ी होगी, इसलिए वो काम पूरा कर नहीं पाए। ये तो मेरा ऐसा है। और दूसरा और ये है, इसलिए और नहीं हो पाया कि राजा भोज के कई दुश्मनी बहुत थे राजाओं से। उधर जबलपुर क्षेत्र में कलचुरी शासक थे, ग्वालियर क्षेत्र में कच्छप घाट शासक थे, और गुजरात के सोलंकी थे। पहले तो मित्रता थी, बाद में दुश्मनी होगी। तीनों तरफ यदि इनसे घिर गया है वो दुश्मनों से, और उनसे लड़ाई करते 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 खुद परेशान हो गया होगा, इसलिए उसने भी ये काम कम कर दिया होगा। पैसे की कमी हो गई होगी, धन का अभाव हो गया होगा, इस कारण से ये चीज़ छूट सकती है। राजा भोज द्वारा रचित समरांगण सूत्रधार इतना जबरदस्त ग्रंथ है, जिसमें रोबोट तकनीक, हवाई जहाज जैसे यंत्र बनाने की विधि का विस्तृत विवरण है। आप तब और आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि भवन निर्माण, मंदिर निर्माण तथा तालाब निर्माण कैसे करें, इसका उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। भोजपुर मंदिर इस दुनिया की अकेली ऐसी संरचना है जिसका आर्किटेक्चरल प्लान मंदिर प्रांगण में ही पत्थरों पर उकेरा गया है। आप जब इस मंदिर को देखने जाएं, तब इन डिजाइन्स को भी जरूर देखें। यदि किसी को मंदिर बनाना सीखना हो वर्तमान में, तो भोजपुर जाकर सीखें, क्योंकि अभी अधूरा मंदिर होने के कारण काम पूरा हो नहीं पाया, लेकिन इस कार्यवाही पूरी हो गई। वहाँ किस प्रकार पत्थर का चयन करना, स्थान का चयन करना, वहाँ पता चलेगा किस प्रकार का हमें पत्थर लेना है, वो कौन सी हमें उस पर डिज़ाइन बनानी है, स्तंभ की बनानी है, छत की बनानी है, बाहरी दीवार की बनानी है, हर प्रकार की डिज़ाइन वहाँ बनी हुई है। और उस डिज़ाइन के आधार पर वहाँ पत्थर काटे जाते थे, और पत्थर क्योंकि विशाल होते थे तो उनको किस प्रकार चढ़ाएं, तो वो मंदिर के पीछे आप अभी एक रैंप देख सकते हैं, मिट्टी की दीवार देख सकते हैं, तो उस पत्थर पर हाथी की सहायता से वो पत्थर मंदिर के ऊपर चढ़ाते थे। शिव मंदिर की विशाल संकल्पना और इसकी निर्माण शैली ही
इस संरचना को विशिष्ट रूप देती है। 12 मीटर से भी लंबे विशाल खंभों पर टिका यह मंदिर, जिसके भीतर विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग को स्थापित किया गया था। मंदिर निर्माण की कार्यशाला तथा निर्माण के लिए प्रयुक्त पत्थरों की खदानें भी वहीं स्थित थी। लगातार हो रहे देशी विदेशी आक्रमणों ने मंदिर को क्षति पहुंचाई थी। इसके साथ ही प्रकृति की मार भी यह मंदिर लगातार झेल रहा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में क्षतिग्रस्त मंदिर का जीर्णोद्धार भी एक चुनौती थी। पुरातत्व का विद्यार्थी होने के नाते जो भी संरक्षण का हम काम करते हैं उसमें हमारी पहल जो ध्येय रहता है कि हम उसके मूल स्वरूप को नहीं खराब करें और ऐसा करें कि पता न चले कि हमने कुछ यहाँ पर संरक्षण का काम किया है। तो मंदिर में उस समय मुख्य रूप से 3-4 समस्या मेरे ध्यान में आई। एक तो ये था कि जो योनि पीठ है उसका कोने का ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से टूट चुके थे, उनको मैंने दोबारा से टुकड़े वहीं पड़े थे उनको जोड़ दिया। अब वो आपने देखा होगा पूरा हो गया। लेकिन सबसे ख़तरनाक और मुख्य जो समस्या थी वो थी कि जो मंदिर की जो लिंटल है वो बीच में उसमें एक वर्टिकल क्रैक आ गया था और वो इस तरह का हो गया था। तो अब समस्या थी उसको कैसे जोड़ा जाए। तो उसके लिए मैंने मेरे भोपाल में जहाँ मैं पोस्टेड था जितने भी संरक्षण करने वाले लोग थे उनको बुलाया और मैंने कहा सब आ जाओ देखो कैसे करते हैं। फिर उसमें हमने नीचे से जैक लगा के उठाया और ऊपर से क्रेन से धीरे धीरे उठाया लेकिन उसमें डर ये था कि कहीं ज़रा भी कुछ हुआ तो ऊपर से भरभरा के सारा गिर जाएगा। लेकिन संयोग से हम लोग उस जो गैप था उसको एक ठीक से मिला दिया पत्थरों को और बीच में भर दिया और ऊपर हमने स्टील की प्लेट लगा दी और उनको अच्छे से कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये कारगर ही रहा है। अनबाउंड इंडिया पुरातत्व विशेषज्ञ के द्वारा एक महत्वपूर्ण मगर दिलचस्प जानकारी आपसे साझा कर रहा है। ग्राफिटी का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। हमारे देश में इसका चलन बहुत प्राचीन समय से हो रहा है। मंदिर के शिवलिंग के सम्मुख खड़े होकर अपनी दृष्टि जब विशाल जलधरी पर घुमाएंगे तब आप पाएंगे कि उस पर एक चिन्ह अंकित है। ये एक घुमंतु साधु का नाम है जिसको पुरालिपि विशेषज्ञों ने अत्यंत ध्वज के रूप में पढ़ा है। कहानी ये है कि मैं उसको एक शिल्पी चिन्ह समझता रहा और मैंने एक छोटा सा लेख भी लिखा था शिल्पी चिन्ह के बारे में जिसमें शिव मंदिर भोजपुर में जितने भी नाम लिखे हुए हैं उनके बारे में लेख लिखा था और इसको भी मैंने एक शिल्पी चिन्ह माना था। लेकिन पिछले कुछ वर्ष पूर्व मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर मनकोडी, उनका एक लेख छपा था कुछ मंदिरों में कोटा झालावाड़ के मंदिरों में यही नाम जो है वो उत्कीर्ण पाया गया जिसके बारे में उन्होंने एक लेख लिखा था। तो मुझे तब ख्याल आया कि अरे मुझसे तो ये भूल हो गई, चूक हो गई। तो मैंने उनके बारे में लिखा और ये व्यक्ति जिनका नाम मिलता है वो है अत्यंत ध्वज। जैसे आजकल है ना ग्रेफिटी मॉन्यूमेंट्स में जा कर के लिख देते हैं, वैसे ये भी साधु रहे होंगे। इन्होंने भी जहाँ जहाँ गए इन्होंने अपना नाम जो है कुरेद दिया। पुरालिपि के अनुसार ये जो साधु हैं ये लगभग 3-4 शताब्दी बाद में मंदिर के बाद में लगभग 14वीं शताब्दी में आए होंगे लिपि के हिसाब से। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको बताएं और परमार राजा भोज के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी है तो वो हमारे साथ साझा करें। हमारी कोशिश ये है कि जो भारत का जो इतिहास है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी जाए, वो भी ऑथेंटिक रूप से। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली किसी स्टोरी में फिर हम इसी तरीके का इतिहास खंगालेंगे और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।